अच्छा, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसोलिडेशन पे जो है वो बात स्टार्ट की थी। तो कंसोलिडेशन के रेलेवेंट जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो जाएं हमें। तो आज इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन कंसोलिडेशन के हवाले से ही है। तो कंसोलिडेशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा कि जनाब हमारे पास बेसिकली दो तरह की कंपनीज को हमने डिस्कस किया। उनमें एक कंपनी हमारे पास पेरेंट कंपनी कहलाती है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है, और दूसरी कंपनी जो है वो हमारे पास इन्वेस्टी कंपनी कहलाती है जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल की डेफिनेशन सीखी कि कंट्रोल के मीनिंग क्या होते हैं। और हमने देखा कि अगर पेरेंट जो है वो 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेता है, मतलब सब्सिडरी कंपनी के या दूसरी इन्वेस्टी कंपनी के, तो वो इन्वेस्टी कंपनी ही बेसिकली हमारी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जनाब दोनों कंपनीज जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी अपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन पेरेंट कंपनी के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपनी नॉर्मल जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ साथ वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगी। तो वो उनके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती हैं। फिर हम लोगों ने सीखा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। कि पेरेंट एक तो होली ओन्ड सब्सिडरीज होती है कि जिसमें पेरेंट जो है वो 100% इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब सारे के सारे शेयर्स एक्वायर कर लेता है। और दूसरी कंपनीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये पार्टली ओन कंपनीज हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास लेस देन 100% बट मोर देन 50% शेयर्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, लाइक अगर ये हमारे पास पेरेंट कंपनी 60% शेयर एक्वायर कर लेती है, तो फिर रिमेनिंग जो 40% शेयर बचता है वो हम कहते हैं कि जी ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मीन्स कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये कोई और लोग हैं, कोई दूसरी पार्टी है, कोई दूसरा बिजनेस है। फिर मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर की। उस एग्जांपल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जी हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाते कैसे हैं। तो देखें, पेपर के अंदर चार तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर इससे पहले ऑलरेडी पूछ चुका है। और आपके सिलेबस में जो कंसोलिडेशन है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीज़ें बार बार वो पूछता है, रिपीट करता है। तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आ सकती है आपके पास कि जी मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर दिखाएं। इसी तरीके से दूसरी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाकर दिखाएं। या फिर तीसरी रिक्वायरमेंट में वो आप लोगों से ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर कर सकता है कि एसओसीआई भी बनाकर दिखाएं और एसओएफपी भी बनाकर दिखाएं। और फिर चौथे फेज में जाकर हम कहते हैं कि यार वो हो सकता है कि वो हमसे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना मांगे, बल्कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कुछ पोर्शन लाइक गुडविल की कैलकुलेशन पूछ ले, या रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन पूछ ले, या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पूछ ले, इस तरह से। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की, एक ओवरव्यू छोटा सा ले लेते हैं इसका भी। तो जनाब हमारे पास जो है वो मैंने आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज दी। जब हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं जिन्हें स्टैंड अलोन बोला जाता है, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेरेंट की एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में मौजूद होती है। मतलब जो उसने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी एसओएफपी में ऑलरेडी मौजूद होती है। इसके बाद इन्वेंट्रीज, डेटर्स और बैंक के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बताया। फिर मैंने क्रेडिटर्स बताए और इक्विटी और लायबिलिटीज बताई। मैंने आपको रिपोर्टिंग डेट मेंशन की थी 31 दिसंबर 2022। जबकि मैंने ये लिखा नीचे कि पेरेंट कंपनी ने जो है वो सब्सिडरी के 70% शेयर एक्वायर किए ऑन 1 जनवरी 2022, मतलब एट वेरी स्टार्ट एट द फर्स्ट डे ऑफ द करंट ईयर। तो एक साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी आपने। उस डेट पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग 20,000 थी, तो कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी थी। मैंने सोल्यूशन का तरीकाकार ये बताया था। मैंने कहा यार सबसे पहले हम ये किया करेंगे
कि हम लोग कंसोलिडेटेड एसओएफपी का फॉर्मेट बना लिया करेंगे। मैंने कंसोलिडेटेड एसओएफपी लिखी, ग्रुप का नाम लिखा, रिपोर्टिंग डेट लिखी। इसके बाद मैंने इसको खाली छोड़ दिया था। मैंने कहा इसके बाद आपने इसमें लिखना कुछ नहीं है, ये पहले पेज के ऊपर जस्ट आपने एक फॉर्मेट बना लेना है। इस फॉर्मेट के बाद फिर मैंने कहा था कि आपने कुछ वर्किंग्स जो हैं उनको तैयार करना है। तो उन वर्किंग्स को तैयार इस तरह से करना था कि लाइक ग्रुप स्ट्रक्चर में पेरेंट की इन्वेस्टमेंट थी सब्सिडरी कंपनी में 70%, तो एनसीआई आ गया 30%। तो मैंने कहा जी कि इस वर्किंग से एक तो हमें ये पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फुल ईयर की है या लेस देन फुल ईयर है, और दूसरा हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे पास एनसीआई की परसेंटेज कितनी है। फिर दूसरी वर्किंग मैंने आप लोगों को सिखाई कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैंने कहा जी कि इसमें हमने पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट लेनी होती है। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट हमारे पास आई थी एसओएफपी से, ठीक है। ये हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट लेनी होती है। इसमें हमने एनसीआई को ऐड करना होता है, और इसमें फिर हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट जो है उनको माइनस करना होता है। तो अगर हम इस ए के टोटल में से बी वाला टोटल माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव है तो गुडविल कहलाएगा, और अगर आंसर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव गुडविल कहलाएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि 3 टी अकाउंट्स बनाने हैं। एक सब्सिडरी रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना है, एक आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना है, और एक आपने एनसीआई का टी अकाउंट बनाना है। तो ये 3 टी अकाउंट्स आप लोगों ने बनाने थे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये बताया था मैंने कि आप लोगों ने सबसे पहले एडजस्टमेंट के डबल ट्रीटमेंट्स करने हैं, मतलब 2 टाइम्स रिकॉर्ड करना है। लाइक सब्सिडी की रिटेन अर्निंग थी 20,000 रुपये, तो उस 20,000 रुपये को हमने उठाकर दो मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट किया था। एक तो हमने उसको यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन में एनसीआई के जो इक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स थे वहां पे पोस्ट कर दिया, और दूसरे नंबर पे इसको रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में यहाँ पे जाकर हमने डेबिट साइड में लिख दिया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले गए। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमने 1 बाई 1 इनको उठाना शुरू किया। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको हमने यहाँ पे पहले नंबर पे एसओएफपी में जाकर लिखा। फिर हम लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की जो अमाउंट थी उसको उठाकर हमने यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन में मेंशन करवाया। फिर हमारे पास इन्वेंटरीज, डेटर्स और बैंक थे, इनको हमने उठाकर कंसोलिडेटेड एसओएफपी में यहाँ पे ऐड करवा दिया। फिर इसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल सब्सिडरी का भी था और पेरेंट का भी था। तो हमने यही काम किया कि जो पेरेंट का शेयर कैपिटल था उसे उठाकर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट में मेंशन कर दिया, और जो हमारे पास सब्सिडरी का, सॉरी गलत बोला मैंने, जो मेरे पास शेयर कैपिटल था पेरेंट का, उसको मैंने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में मेंशन कर दिया, क्योंकि ये शेयर कैपिटल उधर ही जाता है। और जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था उसे उठाकर मैंने यहाँ पे जब गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट इक्विजिशन डेट में ऐड करवा दिया। इसी तरीके से हमारे पास शेयर प्रीमियम था। तो जो पेरेंट का शेयर प्रीमियम था वो हमने डायरेक्ट उठाकर यहाँ पे लिख दिया था कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर, क्योंकि पेरेंट सब्सिडी के शेयर प्रीमियम में तो कोई चेंज ही नहीं थी। जो इनकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी, वो जो हमने रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बनाए थे, उन रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट में सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी के रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट में लिख दी, और पेरेंट की ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में हमने लिख दी। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए। तो क्रेडिटर्स को उठाकर हमने यहाँ पे अपनी करंट लायबिलिटीज में ऐड करवा दिया। अब मैंने कहा था कि 1 बाई 1 आपने इसे क्लोज करना है। तो 1 बाई 1 में इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट तो मौजूद थी, एनसीआई मौजूद नहीं था। इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम डिटेल में बात भी करेंगे। तो मैंने कहा कि एनसीआई इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि 80,000 नेट एसेट से ले लो, और 30% एनसीआई की परसेंटेज ले लो, ये एनसीआई कैलकुलेट हो जाएगा। ये 24,000 यहाँ भी लिखे जाएंगे, और वो जो आपने एनसीआई का टी अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पर जाकर, इसमें भी आपके ये 24,000 लिखे जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारे पास कि आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 4,000 गुडविल आ गई। ये गुडविल उठाकर कंसोलिडेटेड एसओएफपी में लिख दी हमने।
और उसके बाद फिर हमने सब्सिडी रिटेन अर्निंग को बैलेंस किया, इसका बैलेंस उठाकर हमने इन अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया। ठीक है, दोनों में जो जो उनकी परसेंटेज थी। और फिर ग्रुप रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग मालूम किया, एनसीआई का क्लोजिंग मालूम किया, इनको उठाकर हमने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में लिखा। इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर लिया। तो ये प्रीवियस डे पे, सॉरी लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको सिंपल सी एक कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी सिखाई थी। तो इसमें अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ से ऑनवर्ड फिर आज हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। जी अतर अली। जी अतर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ मैसेज में लिख दें, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो देखें, आज हमने ना इनमें कुछ कैलकुलेशंस करनी सीखनी है। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास पेपर के अंदर जो है, ये मैंने कल आपके साथ जो लास्ट क्लास में लेक्चर सॉरी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी खुद से बता दी थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमें खुद से बताएगा, ये बाज़ औक़ात हमें खुद से कैलकुलेट भी करनी होती है। और आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की रकम कैलकुलेट करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल, इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि जनाब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट लेनी होती है कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है सब्सिडरी में। उसमें हमें नॉन कंट्रोलिंग एसेट को ऐड करना होता है, दिस वन। तो हमारे पास ये आंसर ए आ जाता है। इसके बाद हम नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी एट इक्विजिशन डेट लेते हैं। मतलब चलें, इसमें मैं लिख देता हूँ शेयर कैपिटल ले लेते हैं सपोज, शेयर प्रीमियम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। और रिटेन्ड अर्निंग्स ले लेते हैं, सपोज इन सारों का सम करेंगे हम, तो हमारे पास इसका आंसर बी आ जाएगा। अब जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो हम उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि वो हमारी गुडविल है या वो हमारी नेगेटिव गुडविल है। अब मैंने यहाँ पे ये बात की कि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट लाजमी बताए। बाज़ औक़ात हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कैलकुलेट भी करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, पास पेपर के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जिनके अंदर ये कैलकुलेट करने के लिए उसने दी थी कि मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं कितनी है। तो बाज़ औक़ात हमें इन्वेस्टमेंट इन ऑफ पेरेंट जो है उसे कैलकुलेट भी करना पड़ता है। देखें, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कैलकुलेट कैसे होती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कैलकुलेट होती है कि इन्वेस्टमेंट जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करेगी,
तो वो डिफरेंट पेमेंट मोड्स यूज कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं कि जनाब कंसिडरेशन पेड इन कैश, कंसिडरेशन पेड इन कैश, आप जो कैश में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होगा। कंसिडरेशन टू बी पेड इन फ्यूचर, एक तो कंसिडरेशन वो है जो आप उसी टाइम पे कर रहे हैं, एक कंसिडरेशन वो है जो आप उसी टाइम पे नहीं कर रहे बल्कि आप लोग जो है वो बाद में फ्यूचर में जाकर जो है वो उसको पे करेंगे। तो अगर वो फ्यूचर में जाकर पे होगा तो फिर हम उसको नाम देते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब ये जो कंसिडरेशन फ्यूचर में पे होना है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए डेफर्ड कंसिडरेशन है, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो याद ये रखेंगे कि जो कंसिडरेशन फ्यूचर में पे होगा वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, उसे भी हमने अपने पास जो है वो रिकॉग्नाइज करना होता है। फिर शेयर, या यूं लिख लें, पेरेंट कंपनी इशूड इट्स ओन शेयर कैपिटल, कि जब पेरेंट कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्वायर करती है तो बदले में कैश पे नहीं करती, बल्कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार जितने शेयर्स हम आपसे एक्वायर कर रहे हैं ना उसके बदले में पेरेंट कंपनी अपने शेयर्स जो है वो इशू कर देती है। ये भी ऐड करना होता है। इसके लिए हम याद रखते हैं कि जो ओन शेयर कैपिटल होता है ये एट फेयर वैल्यू ऑन इक्विजिशन डेट लेना होता है, एट फेयर वैल्यू ऑन इक्विजिशन डेट। ठीक है, और एक होती है आपके पास जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है कि आप पेमेंट के साथ ना कोई कंडीशन लगा देते हैं। लाइक आप कहते हैं कि जी पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को पे करेगी फर्दर 2 लाख रुपए अगर सब्सिडरी कंपनी जो है उसके प्रॉफिट्स जो हैं फ्यूचर के वो एक्सीड कर जाएं एक सर्टेन लिमिट से 5 लाख। तो वो कहेगा कि जनाब अगर आप सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स अगले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा ही हुए तो हम इसको 2 लाख रुपए मजीद पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट कंसिडरेशन। ये IAS 37 के अंदर हम कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह की है, लेकिन उस कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग SOFP का हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन ये कंटीजेंट कंसिडरेशन आपने अकाउंट फॉर करनी होती है। इसके अंदर ये डिफरेंस है कि IAS 37 इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन IFRS 3 इसको अलाउ कर रहा है कि अगर आप कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन आप उस पे रखते हैं, अब चाहे आप उसको मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहां पे हमें जो IFRS 3 है, सॉरी ये जो कंसोलिडेशन है वो ये गाइड करता है कि जी हमें जो है उस कंटीजेंट कंसिडरेशन को अपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट का हिस्सा बनाना है। जनाब इन सारों का हम सम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट इन सब्सिडरी, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आपको ताकि समझ भी आ जाए, और दूसरा काम ये कर लेते हैं कि बल्कि NCI भी पढ़ लेते हैं साथ ही। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरी बात हम पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन डेट।
एक्विजिशन डेट पे आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस तरीके से वैल्यू करेंगे। ठीक है, देखें पेपर के अंदर हमारे पास ना एनसीआई दो तरीकों से कैलकुलेट होने के लिए आ सकता है। वैसे भी ये दो तरीकों से ही कैलकुलेट होता है। इनमें पहला तरीका है एनसीआई, मतलब इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स बेसिस। प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स बेसिस ये पहला तरीका है इसमें। और इसमें दूसरा तरीका ये है जिसे हम कहते हैं एट फेयर वैल्यू। इसे हम कहते हैं एट फेयर वैल्यू। तो पेपर में भी हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको ट्रीट करवाएंगे कि ये प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस है या ये फेयर वैल्यू पे है। अच्छा, अगर एनसीआई बोला जाएगा प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस है, या एनसीआई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो जारी बात है फिर हमें प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि नेट एसेट्स एट इक्विजिशन डेट चुके हैं जरा। अच्छा जी, नेट एसेट्स एट इक्विजिशन डेट मल्टीप्लाइड बाय एनसीआई परसेंटेज। अगर तो आप प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस करते हैं तो फिर आप इक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स लेंगे और उन्हें एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने यही काम किया था। मैंने ये नेट एसेट्स की टोटल वैल्यू उठाई थी 80,000, और इस 80,000 को मैंने 30% से मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो बेसिकली ये मेथड कहलाता है हमारे पास नेट प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस, कि आप जितने नेट एसेट्स हैं उसकी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है फेयर वैल्यू। आप एनसीआई को रिकॉग्नाइज करवाने जा रहे हैं एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स एलोकेटेड टू एनसीआई, आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स एनसीआई को एलोकेट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर एट acquisition date at acquisition date. This is also at acquisition date. So number of shares allocated to NCI at acquisition date multiplied by फेयर वैल्यू पर शेयर एट एक्विजिशन डेट। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू है ना, इस फेयर वैल्यू से मुराद हम यहाँ पे मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो फेयर वैल्यू नहीं होती, वहां पे तो मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इस एनसीआई की कैलकुलेशन की वर्किंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ना एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये चीजें हमने कैसे करनी थी। तो मैं आपसे कहता हूँ एग्जांपल, कैसा करते हैं इधर डाउनवर्ड्स ना, यहाँ पे लिखते हैं A Limited acquired 80% shares of B Limited on 1st January 2022। A Limited ने B Limited के शेयर्स जो हैं वो 1 जनवरी 2022 को 80% एक्वायर किए हैं। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। ₹50,000 वर पेड इन कैश। 50,000 जो है वो कैश में पे किए गए हैं। ₹80,000 will be paid after से 3 years। 3 साल के बाद जो है वो 80,000 रुपये मजीद पे किए जाएंगे। ए लिमिटेड इशूड 3,000 of its own shares issued from issued 3,000 from its own shares। बल्कि इसको ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर was ₹5। 5 की बजाय 15 चले कर देते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर जो है ना वो 15 रुपए थी उस डेट पे। अ कंटीजेंट consideration is to be paid at the end of fourth year if conditions were met। ठीक है जी, अगर पूरी कर देगा कंडीशंस तो ये फर्दर कंटीजेंट कंसिडरेशन जो है ना वो पे करेगा। इसकी कीमत लिख लेते हैं फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये। अच्छा, पेपर में वो आपको पूरी बात बताएगा कि जनाब अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो वो फिर आपको ये पेमेंट करेगा, अदरवाइज वो ये पेमेंट नहीं करेगा। हम फिलहाल सिर्फ मैंने इसको सिंपल आपको समझाने के लिए ये बातें लिख दी सारी। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। एनसीआई जो है वो फेयर वैल्यू पे वैल्यू किया गया है। मार्केट प्राइस पर शेयर of B Limited at acquisition date was ₹12 पर शेयर। मार्केट प्राइस जो है वो 12 रुपए पर शेयर थी। ठीक है, तो आपसे अच्छा नेट एसेट्स, चलें यूं कहता हूँ, इक्विटी इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड at 1st January 2022 was as follows: share capital ₹10 each। शेयर कैपिटल ₹10 ईच। ये मैं कह देता हूँ कि जी ये था, सपोज इसे कर लेते हैं हम लोग 100,000। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स इसको हम कर लेते हैं सपोज ₹10,000। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। इंटरेस्ट रेट भी बता देता हूँ। डिस्काउंट रेट इज 5% पर एनम। रिक्वायर्ड कैलकुलेट गुडविल इफ एनी। कैलकुलेट करें अगर कोई गुडविल इसमें है।
अब हमने इसकी कैलकुलेशन, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन ना, इस तरह की एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आपके आई हुई हैं कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि मुझे गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ कितनी गुडविल है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने सारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, मतलब कंसोलिडेटेड एसओएफ की सारी नहीं बनानी है आपने। आपने सिर्फ उसके अंदर गुडविल की वर्किंग बनानी है। आप गुडविल की वर्किंग पिक करें, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल वी, दिस इज सोल्यूशन। अब हम इसमें लिखेंगे कि भाई पहली बात तो ये है कि अगर मैं गुडविल की वर्किंग करना चाहता हूँ, बल्कि ये मैंने, एक मिनट पे, ये मुझे ये वाली वर्किंग उठा कर लेके आनी है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, दिस इज सोल्यूशन। तो हमें जो है वो अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, हम कहेंगे भाई गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट चाहिए, उसके बाद हमें एनसीआई चाहिए। जब हम इन दोनों चीजों को ऐड कर लेंगे तो इसमें से फिर हमने इसके नेट एसेट्स को माइनस करना है, तो हमारे पास जो है वो गुडविल आ जाएगी। अब मामला ये है कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें खुद से कैलकुलेट करके नहीं दी, बल्कि मैंने ये कहा है कि आप खुद कैलकुलेट करें। तो अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट में अब की बार ज्यादा चीजें हैं, तो हम यहाँ पे उन सब को वन बाई वन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश कंसिडरेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कैश कंसिडरेशन। तो कैश कंसिडरेशन इसने 50,000 रुपये पे किए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा ₹50,000। 4,000 इसने कैश पे किया है। फिर मैं लिखूंगा डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है कि डेफर्ड कंसिडरेशन ये कह रहा है कि 3 साल के बाद 80,000 रुपये पे किए जाएंगे। मैंने आपको समझाया कि जब डेफर्ड कंसिडरेशन होती है तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। तो आप ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप लिखेंगे कि भाई ₹80,000 पे करने हैं 3 सालों के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 5% रेट है, इसकी पावर -3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज करवा देंगे, मतलब 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर -5, सॉरी -3, इस तरीके से। दिस वन, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। डेफर्ड कंसिडरेशन आ गई। अब हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल इशूड, थर्ड वन, शेयर कैपिटल इशूड। शेयर कैपिटल इशूड का तरीका मैंने ये समझाया कि जब आप शेयर कैपिटल इशूड लेंगे तो आपने उसको भी जो है वो फेयर वैल्यू के ऊपर लेना है। तो शेयर कैपिटल इशू में वो कह रहा है कि जनाब 3,000 शेयर इशू करेगा, 15 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹15 पर शेयर। तो ये हमारे पास शेयर कैपिटल इशूड के 45,000 आ जाएंगे। इसके बाद कंटिंजेंट कंसिडरेशन, चौथा आइटम हमारे पास आया कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन के बारे में मैंने आपसे कहा कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन को भी जो है वो आपने एट प्रेजेंट वैल्यू लेना होता है, एट प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेना होता है। तो कंटिजेंट कंसिडरेशन के बारे में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया है कि आप लोग 20,000 रुपये पे करेंगे चौथे साल के एंड में।
तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पे ₹20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर -4, इस तरह से इस इस तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर -4, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये जनाब हमने यहाँ तक ना इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट कर ली है। इन्वेस्टमेंट हो गई है 180,561, ये पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी में। अच्छा, अब देखना ये है कि एनसीआई कैसे कैलकुलेट होगा, सेकंड आइटम दैट इज एनसीआई, क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट एनसीआई के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे भी होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी होता है। मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि एनसीआई जो है ना वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, फेयर वैल्यू है, और उस टाइम पे उसकी शेयर प्राइस जो है वो 12 रुपए पर शेयर थी, ठीक है। उसकी शेयर प्राइस जो है वो 12 रुपए पर शेयर थी। अच्छा, इसको मैं 22 कर देता हूँ, 22 रुपए पर शेयर थी, ठीक है। अब आपने फेयर वैल्यू में कैलकुलेशन कैसे करनी है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो 10 रुपए का एक शेयर है आपके पास, आपके पास 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एनसीआई के लिए हम लिखेंगे कि भाई एनसीआई जो है ना वो एट फेयर वैल्यू है। एनसीआई जो है वो एट फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी कि ₹100,000, इसको आप डिवाइड करेंगे ₹10 पे, डिवाइडेड बाय ₹10। देखें ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 1 लाख रकम थी, 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने 1 लाख को 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट जो है वो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 20% के साथ, जितने के हमारे एनसीआई का शेयर है। एनसीआई का शेयर 20% है क्योंकि हमने 80% शेयर एक्वायर किए हुए हैं। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मतलब 2000 शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय उस डेट के ऊपर मार्केट प्राइस सब्सिडरी की कितनी थी, ₹22, ये उसकी शेयर प्राइस थी। तो इसका मतलब है कि ये हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 100,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो 66,000 ये एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों का कर लेंगे सम करेंगे दिस इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्लस एनसीआई वैल्यू, तो ये सम हो गया 246561, ये हमारा आंसर ए आ गया, ठीक है जी, आंसर ए आ गया। अब हम चलते हैं बी वाली तरफ, जिसमें हमने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कैलकुलेट करने हैं एट एक्विजिशन डेट। तो इसमें शेयर कैपिटल है 1 लाख, शेयर प्रीमियम है आपके पास 0, रिटेन्ड अर्निंग है आपके पास 10,000। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम किया जाएगा, इन सारों का सम किया जाएगा तो हमारे पास आंसर इसका बी आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज। तो नेट एसेट्स की वैल्यू है 1,10,000। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें से हम ये प्राइस में से इसे माइनस कर देंगे, हमारे पास इसकी गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो पेपर के अंदर जो है वो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर वो हमसे गुडविल की कैलकुलेशन पूछ लेता है तो बाज़ औक़ात वो हमें ये इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी कैलकुलेट करके नहीं देता, बल्कि हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जब हम खुद से कैलकुलेट करेंगे तो तब हम इस वो जो है तरीके को फॉलो करेंगे, और फिर एनसीआई ऐड करके नेट एसेट्स माइनस करके इसके ऊपर गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। जी मैं एनसीआई रिपीट कर देता हूँ।
एनसीआई जो है, मैंने इसके बारे में बताया कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस या एट फेयर वैल्यू। प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस में ये करना होता है कि आपने सिंपली उस डेट पे जो इक्विटी होती है, जिसे हम नेट एसेट्स का नाम दे रहे हैं, उससे एनसीआई की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना होता है, बस काम खत्म। लेकिन फेयर वैल्यू बेसिस में ये होता है कि फिर एग्जामिनर आपको ना सब्सिडरी कंपनी की जो है वो वैल्यू बताएगा कि जी उसकी मार्केट में शेयर प्राइस इतनी चल रही थी। तो हमें क्या करना है कि एनसीआई के शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन मैंने कहा कि शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपए का एक है, फेयर वैल्यू मतलब उसकी फेस वैल्यू है, और 1 लाख का टोटल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो आप कहेंगे 100,000 को 10 पे डिवाइड कर दें, तो मतलब इस कंपनी के 10,000 शेयर्स थे। अच्छा, उस 10,000 शेयर्स में से पेरेंट ने 80% शेयर एक्वायर कर लिए, मतलब एनसीआई के 20% बने। तो मैंने 100,000 को 10 पे डिवाइड करके 20% से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब एनसीआई के 2,000 शेयर्स हैं, उसको मैंने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एनसीआई जो है वो कैलकुलेट होगा। तो जनाब ये पहली वर्किंग पे मेरी डिस्कशन थी आपके साथ कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके फाइन, नो क्वेश्चन। तो चलें अब हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं कि बेसिकली कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स कैसे आती हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनको हम लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड करना होता है या एडजस्ट करना होता है अपने पास इसमें। तो जनाब अब हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट्स को। पहली बात तो कैलकुलेशन के हवाले से पूरी हो गई। एडजस्टमेंट्स इन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हमने एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, ठीक है जी। तो मुझे इसमें सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है हमारी वो है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल इम्पेयर कैसे की जाएगी? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, देखें इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट का हमें आइडिया है IS 36, हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के केस में ये कौन सी गुडविल है? ये वो गुडविल है जो आपने जब सब्सिडरी को एक्वायर किया था तो उस टाइम पे आपने पे की थी। तो जो गुडविल उस टाइम आपने पे की थी वो आपके पास गुडविल अब आपने हर साल चेक करनी है कि कहीं वो इम्पेयर तो नहीं हो रही, और उसके ऊपर जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम तरीकाकार ये ऑप्ट करते हैं कि स्टेप 1 हम कुछ स्टेप्स के जरिए इनको सीख लेंगे ताकि हमें इन्हें परफॉर्म करने में आसानी रहे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है सबसे पहले कि कैलकुलेट कर लें आप इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल। सबसे पहला काम आप ये कर लिया करें कि गुडविल पे इम्पेयरमेंट लॉस जो है ना उसे कैलकुलेट कर लिया करें। स्टेप 2, स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हम ये देखेंगे कि एनसीआई किस बेस के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि गुडविल की इम्पेयरमेंट को जो हमने रिकॉर्ड करवाना है ये डिपेंड करता है कि एनसीआई किन बेसिस के ऊपर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके मुताबिक हमारी जर्नल एंट्री में जो है वो चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे स्टेप 2 में आपने इस चीज को देखना है कि आपके पास एनसीआई किस वैल्यू पे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। चेक दी मेथड ऑफ, check the method for calculation of NCI। स्टेप 2 में हमने NCI की कैलकुलेशन में जो मेथड यूज हुआ है उसको चेक करना है।
अब इसके दो हिस्से कर लेते हैं हम। ए, इफ एनसीआई वैल्यूड एट proportionate to net asset basis, if NCI valued at proportionate to net assets basis। अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है तो फिर आपने उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। सब्सिडरीज रिटेन्ड प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ओके, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। याद ये रखना है कि विद accumulated impairment लॉस, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी पढ़ रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर हमारे पास जो है वो चीजें क्यूमुलेट होकर आती हैं। तो अगर एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये कहा करेगा कि गुडविल पहले पिछले 2 साल पहले भी इम्पेयर हुई थी, अब भी इम्पेयर हो रही है, तो हमने दोनों सालों की इम्पेयरमेंट लॉस को ऐड कर लेना है, फिर ये जर्नल एंट्री पास करनी है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके ये होंगे, जो जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही है ये बेसिकली आपकी वर्किंग फोर है, इसको आपने वर्किंग फोर की डेबिट साइड में लिख देना है। अगर आप देखें, ये देखें मैंने इसको ना यहाँ पे मेंशन किया था, दिस वाज वर्किंग फोर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बना होगा ना, इसकी डेबिट साइड में आपने इसको मेंशन कर देना है। अच्छा, बी पार्ट इसका बी पार्ट है इफ एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। अगर आपने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे वैल्यू किया है फिर क्या करेंगे? तो भाई अगर आपने उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू किया है तो अब फर्क ये पड़ेगा कि हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की बजाय सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेंगे। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की बजाय सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता है ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी गुडविल में पेरेंट का शेयर भी है और सब्सिडरी का शेयर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। और ये इसको मैंने लिखा नहीं, गुडविल गुडविल क्रेडिट हो रही है तो इसको लेस फ्रॉम गुडविल करना होता है इन कंसोलिडेटेड एसओएफ। ठीक है, इसको हमने कंसोलिडेटेड एसओएफटी से माइनस करना होता है और सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग 3 है। ठीक है, तो जब कभी हम इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो ये दो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे, हमारे पास वो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे पहले आप इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लें, वो आपको बताएगा 2% है, 4% है, 5% लॉस है। तो आपने उतने परसेंट लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। उस लॉस को कैलकुलेट करने के बाद अब आपने देखना ये है कि एनसीआई किन बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है तो आप ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे, पोस्टिंग का तरीका मैंने इसके सामने लिख दिया। अगर आप एनसीआई फेयर वैल्यू की बेस पे है तो फिर आप इस तरीके से जो है वो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, पोस्टिंग मैंने इसके सामने मेंशन कर दी। मैं जरा कुछ एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूँ, फिर इंशाल्लाह एक छोटा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बेस्ड ऑन दीज जो है ना वो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के बाद अब क्या है? अब जनाब हमारे पास है यहाँ पे इंटर ग्रुप लोन्स। इंटर ग्रुप लोन्स, अच्छा इंटर ग्रुप लोन्स क्या है? इंटर ग्रुप लोन्स का मतलब ये है कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को लोन दे देती है या सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को लोन दे देती है। मतलब ये दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे को लोन दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं कि जनाब एक तरीका तो ये है कि पेरेंट टू सब्सिडरी
और दूसरा तरीका है इसका सब्सिडरी टू पेरेंट। तो इंटर ग्रुप लोन्स हैं। अच्छा, होगा क्या? होगा ये कि आपको ना एग्जामिनर पेरेंट की एसओएफपी भी देगा, सब्सिडरी की एसओएफपी भी देगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको दोनों की एसओएफपी देगा। हमें क्या करना होगा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि पेरेंट जो है वो सब्सिडरी को लोन देगा। तो भाई अगर पेरेंट सब्सिडरी को लोन देगा तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशन होगा लोन, लोन टू एस, लोन टू एस होगा जनाब फॉर एग्जांपल 100 रुपये। और यहाँ पे होगा लोन टू पी, सॉरी लोन टू पी नहीं है, ये लोन फ्रॉम पी होगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, लोन फ्रॉम पी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन होगा इनटू नॉन करंट लायबिलिटीज। अब फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स में लोन की रकम 100 है और लायबिलिटीज में लोन की रकम है 80। अब कंसोलिडेशन के अंदर हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो इंटर ग्रुप लोन्स होते हैं ये एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब इंटर ग्रुप लोन के साथ हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं वो एलिमिनेशन का सीखते हैं कि भाई इंटर ग्रुप लोन्स को ना एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब ये है कि जब आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाएंगे, जब आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाएंगे तो उस कंसोलिडेटेड एसओएफपी में आप लोगों ने लोन फ्रॉम एस जो है ये जीरो करना है। इसी तरह लोन फ्रॉम पी जो है ये भी जीरो करना है। तो बच्चे इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे होते हैं, एक मिनट रुकिए जी, कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे होते हैं तो इस कंसोलिडेटेड एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में लिखा जाएगा लोन फ्रॉम एस। तो हम सॉरी सी, तो लोन फ्रॉम एस लिखा जाएगा, हम 100 में से 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 में से 100 माइनस कर देंगे। और इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, जब इनको हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम 80 में से 80 माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 20 रुपए का डिफरेंस किधर जाएगा? ठीक है ना, 20 रुपए का डिफरेंस। तो वो जो 20 रुपए का डिफरेंस है ना, उसको हम अज्यूम करते हैं कि दैट विल बी कैश इन ट्रांसफर। ये जो 100 में से 80 को माइनस किया है और हमारे पास 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कि भाई एक पार्टी की किताबों में 100 रुपए का लोन है, दूसरी पार्टी की किताबों में 80 रुपए का लोन है, तो वो 20 रुपए बाकी किधर चले गए? तो वो 20 रुपए जो होंगे वो हमारे लिए कैश इन ट्रांजिट होंगे। ठीक है, असल में हम ये ज्यूम करते हैं कि यार एक पार्टी ने ना वो पेमेंट भिजवा दी है लेकिन दूसरी पार्टी को मिली नहीं है। लाइक अगर एनसीएल में यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में सब्सिडरी के 80 रुपए आ रहे हैं, तो हम ज्यूम करते हैं कि ये 20 रुपए ना सब्सिडरी कंपनी इसको भिजवा चुकी है लेकिन पेरेंट कंपनी ने अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस केस में हमारे पास पेरेंट टू सब्सिडरी के केस में ये सूरत हाल बनती है। और सेम सूरत हाल जो है वो सब्सिडरी टू पेरेंट के केस में भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं लिख दूं सब्सिडरी टू पेरेंट। इसको लिख लूं मैं सब्सिडरी टू पेरेंट, तो होगा सिर्फ ये कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा लोन टू पी
100 रुपये, और यहाँ लिखा आ जाएगा लोन टू एस, लोन फ्रॉम एस, 100 रुपये ही कर देता हूँ ताकि आपको ये बात भी समझ आ जाए। अब ये दोनों 100 100 रुपये हैं, वहां दोनों की रकम मैंने डिफरेंट लिखी थी, यहाँ मैं दोनों की रकम डिफरेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं दोनों की रकम सेम लिख रहा हूँ, 100 100 रुपये। तो होगा ये कि इंटर ग्रुप लोन जो है वो एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा लोन टू पी 100 - 100 0, यहाँ लिखा जाएगा लोन फ्रॉम एस 80 - 80 0। यहाँ पे अब आपके पास ना कैश इन ट्रांजिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनकी लोन की रकम जो है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो जब इनके लोन की रकम सेम है तो यहाँ पे हमारे पास कैश इन ट्रांजिट नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम सिंपली इसको कंसिडर करेंगे कि भाई लोन्स को एलिमिनेट कर दो। लेकिन अगर हमारे पास लोन्स के अंदर डिफरेंस आ रहा हो तो उस डिफरेंस को हमने कैश इन ट्रांजिट के तौर पे ट्रीट करना है। ये सेकंड एडजस्टमेंट आ गई जिसके अंदर इंटर ग्रुप लोन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इंटर ग्रुप रिसीवेबल्स, इंटर ग्रुप रिसीवेबल्स और पेबल्स। जाहिर बात है ये जो कंपनीज होती हैं ये आपस में ट्रेडिंग भी तो करती हैं ना। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कोई चीज बेच देती है या सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को कोई चीज बेच देती है, और वो जो चीज बेची जा रही है वो उधार पे बेची जा रही है। तो भाई अगर चीज वो उधार पे बेची जा रही है तो डेफिनेटली एक पार्टी की किताबों के अंदर जो है वो एसेट शो हो रहा होगा, दूसरी पार्टी की किताबों में लायबिलिटी शो हो रही होगी। मतलब एक पार्टी रिसीवेबल शो करेगी और दूसरी पार्टी जो है वो उसके लिए पेएबल शो करेगी। तो इसमें फिर कैसे होता है, बात एलिमिनेशन की ही है, बात नहीं नहीं है, बात एलिमिनेशन की ही है। अब फॉर एग्जांपल इसी को यहाँ पे लिख लिया मैंने कि पेरेंट टू सब्सिडरी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास करंट एसेट्स में आ रहे होंगे रिसीवेबल्स और करंट लायबिलिटीज में आ रहे होंगे पेएबल्स। अब फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स हैं 100 के, पेएबल्स हैं 60 के, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब यहाँ पे रिसीवेबल्स आएंगे रिसीवेबल्स 100 - 100 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे हमारे पास पेएबल्स 60 - 60, ये भी 0 हो जाएंगे। अब 100 - 60 का जो डिफरेंस आएगा 40, दैट विल बी कैश इन ट्रांजिट। मतलब ये भी लोन की तरह की ही एडजस्टमेंट है। इन्हें बोलते हैं इंटर ग्रुप बैलेंसेस। कि इंटर ग्रुप बैलेंसेस हैं ये, कि इंटर ग्रुप में पेरेंट या सब्सिडरी की किताबों में कोई रिसीवेबल या पेएबल शो हो रहा है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि उसको हमने ना जीरो कर देना है, एलिमिनेट करना है। और अगर उनके दरमियान कोई डिफरेंस भी मौजूद है तो उस डिफरेंस को कैश इन ट्रांजिट ट्रीट करवा देना। तो अगेन यही चीज मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो रिसीवेबल्स 100 है, चलें यहाँ पे मैं इसको अगेन 100 ही कर देता हूँ। तो ये 100 - 100 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, रिसीवेबल्स और यहाँ पे पेएबल्स में मेरे पास जो है वो 60 100 - 100 0 हो जाएगा। इसमें मेरे पास कोई रिसीवेबल सॉरी कोई कैश इन ट्रांजिट नहीं आएगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंटर ग्रुप बैलेंसेस। कि अगर हमारे पास कोई इंटर ग्रुप के बैलेंसेस आ रहे हैं तो उन बैलेंसेस को एग्जामिनर बोले या ना बोले, मतलब ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने एग्जामिनर नहीं बताता हमें, हमने उन्हें खुद अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई अब इसको ना एलिमिनेट कर दो किताबों में से, इसको जीरो कर दो। ठीक है, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हो गई अभी तक। पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कैसे होती है। दूसरी एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई कि इंटर ग्रुप लोन्स कैसे एलिमिनेट होते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट मैंने आपको इंटर ग्रुप रिसीवेबल्स और पेएबल्स के बारे में बताई। अब मैं आपको इसके बाद एडजस्टमेंट बताता हूं इंटर ग्रुप में, इंटर ग्रुप सेल्स ऑफ इन्वेंट्री।
इंटर ग्रुप सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, कि बेसिकली ये दोनों ग्रुप्स जो है ना ये आपस में इन्वेंट्री को सेल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब हमने ध्यान में रखनी है कुछ चीजें। ये जो सेल्स होती हैं ये पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को भी करती है और सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को भी करती है। ठीक है। नोट, इफ देयर इज no closing stock held by any party, if there is no closing stock held by any party out of these sales, then at year end out of these sales, then no further adjustments needed। ये नोट आपने याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को 100 रुपए की चीजें बेचती है और सब्सिडरी कंपनी जो है वो आगे से वो सारी चीजें फरोख्त कर देती है किसी और पार्टी को, मतलब उसके क्लोजिंग स्टॉक में इस सेल से रिलेटेड कोई स्टॉक शामिल नहीं है, तो हमने कुछ नहीं करना। ठीक है। फिर इस एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इस नोट को जो है ना वो शुरू में ही याद कर लेना कि भाई अगर सारी चीजें बिक गई हैं तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है हमने, बस हमारा काम खत्म। इफ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक related to these sales, then adjustment is required। ठीक है जी। अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है तो फिर आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब ये जो मैं आपको एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ ये उन केसेस में करनी है अगर इन पार्टीज के पास क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में मौजूद होगा, फिर करेंगे हम। तो जनाब यहाँ पे आप देख लेते हैं, 1 बाई 1 दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल ऑफ स्टॉक बाय पेरेंट टू सब्सिडरी, सेल ऑफ स्टॉक बाय पेरेंट टू सब्सिडरी। जी। स्टेप वन ये है कि आपने इसमें कैलकुलेट दी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला स्टेप हमने ये परफॉर्म करना है कि हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात टर्मिनोलॉजी सामने आई दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये बेसिकली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? देखें, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो बेसिकली हम पेरेंट और सब्सिडरी के बिजनेसेस को दो डिफरेंट बिजनेसेस कंसिडर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनको एज अ होल सिंगल यूनिट कंसिडर कर रहे होते हैं, सिंगल बिजनेस कंसिडर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है से हम लोग इस्लामाबाद में हैं और हम लाहौर में किसी को जो है ना कोई किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो शुरू में हम क्या करते हैं कि वहां पे हम किसी एजेंट के जरिए वो चीजें जो है वो सेल करवाते हैं ताकि पता चले कि जो है वो
वहाँ पे डिमांड कितनी है और क्या हमारे लिए फिजिबल होगा वहाँ पे इसको लॉन्च करवाना। अब फॉर एग्जांपल हम उन्हें रिटर्न बेसिस के ऊपर चीजें भिजवा देते हैं कि यार ठीक है, अगर ये चीजें बिक गई तो पैसे भिजवा देना, अगर चीजें ना बिकी तो तुम ऐसा करना कि हमें ये चीजें ही वापस भिजवा देना। अब देखें, जो चीजें मैंने एजेंट को भिजवाई हैं, अब मैं एजेंट को कॉस्ट प्राइस तो नहीं बताऊंगा, मैं तो उसे सेल प्राइस बताऊंगा। अगर वो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी है तो मैं एजेंट को बोलूंगा कि भाई तुमने 150 में बेचनी है। तो जब वो मैं चीजें 150 रुपए में एजेंट को भेजूंगा तो वो मेरी सेल्स नहीं होंगी, ठीक है, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक वो चीजें मेरे एजेंट के पास मौजूद रहेंगी तब तक वो 50 रुपए जो मैंने एडिशनल प्राइस चार्ज की हुई है वो मेरे लिए अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि वो मैंने बेची नहीं है, वो तो मैंने भेजी भी है। इसी तरीके से जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वहां पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई पेरेंट और सब्सिडरी दो डिफरेंट बिजनेसेस नहीं है। अगर एक बिजनेस ने चीजें दूसरे के पास भिजवाई हैं लेकिन दूसरे बिजनेस ने वो चीजें सेल नहीं की, तो इसका मतलब है कि एज अ होल सिंगल यूनिट वो चीजें बिजनेस में ही मौजूद हैं। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस टाइम पे फिर हमने उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है उसको हम वहां से डिडक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, अब देखें इसकी एग्जांपल ये है कि पेरेंट के पास जो है एक स्टॉक, पेरेंट के पास एक चीज 100 रुपए की है, उसने सब्सिडरी को वो चीज 150 रुपए में बेच दी, सब्सिडरी से वो चीज फरोख्त ही नहीं हुई। कल को जब एसओएफपी बनेगी, दोनों की कंबाइन कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनेगी, तो वो चीज 150 पे लिखी आ रही होगी, क्योंकि सब्सिडरी को तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सब्सिडरी ने तो जितने में खरीदी है उसने उतने में ही उसको मेंशन किया हुआ है अपनी किताबों में, तो 150 पे आ रही होगी। लेकिन पेरेंट को पता है कि उस चीज की कॉस्ट कितनी है, लिहाजा क्योंकि कंसोलिडेटेड एसओएफपी पेरेंट ने बनानी होती है तो पेरेंट से रिक्वायर किया जाता है कि तुम इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो और उस चीज को उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करवाओ, 100 रुपए। तो बेसिकली हमने इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट को जो है वो अलग करना होता है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट अलग करना है, और फिर दूसरा काम आपने ये करना है, ये भी मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा आपके साथ। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसी तरीके और जर्नल एंट्री क्या होगी उस केस में, जर्नल एंट्री होगी कि भाई पेरेंट ने बेची है तो प्रॉफिट पेरेंट ने अर्न किया है, जब प्रॉफिट पेरेंट ने अर्न किया है तो इम्पैक्ट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग पे जाएगा, हम कहेंगे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी विद अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक की मदद से जर्नल एंट्री आपकी पास की जाएगी। ये आपके पास अगेन अगर मैं इसको लिखूं तो ये वर्किंग आपकी 4 है, और इसको आपने लेस करना है फ्रॉम एसओएफटी, सॉरी, फ्रॉम इन्वेंट्री इन कंसोलिडेटेड एसओएफटी। ये अगर स्टॉक पेरेंट सब्सिडरी को बेचे ना तो ये इस तरह से रिकॉर्ड होती है। और अगर इसी के अपोजिट हम ये बात करें कि सेल ऑफ स्टॉक है लेकिन ये पेरेंट टू सब्सिडरी नहीं है बल्कि ये सब्सिडरी टू पेरेंट है, ये सब्सिडरी टू पेरेंट है, तो स्टेप इसमें भी यही दो होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे,
और उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में ग्रुप रिटेन अर्निंग नहीं होगी, बल्कि सब्सिडरीज रिटेन अर्निंग होगी। इसमें सब्सिडरीज रिटेन अर्निंग, बस ये वर्किंग 4 के बजाय वर्किंग 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, बात समझ आ जाएगी हमें। तो मैं आपसे कहता हूं कि जी ए लिमिटेड acquired 70% shares of बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने 70% शेयर्स जो हैं वो बी लिमिटेड के एक्वायर किए हैं। इसमें अच्छा, अब इसमें ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बी लिमिटेड for rupees 50,000 at 10% markup। ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जो है ना वो 50,000 रुपए की चीजें बेची हैं और उन पे मार्कअप जो है वो 10% है। एट द एंड ऑफ द ईयर बी लिमिटेड holds 60% out of these goods in its closing stock as closing stock। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 50,000 रुपए की चीजें बेची हैं 10% मार्कअप के। एट द एंड ऑफ द ईयर बी लिमिटेड जो है उसने 60% चीजें जो है ना वो अभी तक उसके क्लोजिंग स्टॉक में है। फिर मैं कहता हूँ बी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ए लिमिटेड फॉर रुपीज 80,000 एट 20% margin। At the end of the year A Limited holds 50% out of these goods as closing stock। ठीक है जी, रिक्वायर्ड। इसमें मैं आपसे कह देता हूँ कि जनरल एंट्रीज पास कर लें, पास दी जनरल एंट्रीज। अब हम कहेंगे कि यार अच्छा देखें, जनरल एंट्रीज तो ए नहीं पास करनी है, रिकॉर्डिंग तो ए की ही है क्योंकि ए ही पेरेंट कंपनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम कहेंगे कि यार सबसे पहला काम ये है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टेप 1 हम कहेंगे कि जनाब सेल्स माइनस अगर कर दें इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। अगर मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये है मार्कअप। पहली ट्रांजैक्शन में 10% मार्कअप है।
मार्कअप का मतलब ये है कि मार्कअप में हमारे पास 100% पे कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, 10% पे प्रॉफिट होता है, और सेल्स होती हैं 110%। अच्छा, आप लोग मार्कअप और मार्जिन के अगर डिफरेंट तरीके इक्वेशन से कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं, अगर आप उन मेथड से अटेम्प्ट करते हैं तो ऑल दोज मेथड्स आर एक्सेप्टेबल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वाले मेरे वाले मेथड को ही फॉलो करेंगे, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेट बात यह है कि आपको अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 110% माइनस 100%, तो ये मेरे पास जो है वो 10% इसका आ गया है आंसर। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, भाई 50,000 की चीजें बेची थी, ये उसकी सेल प्राइस है, और इसमें से 60% चीजें जो हैं वो अभी तक बाकी हैं। मतलब मेरे पास सेल प्राइस जो बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक की लेनी है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 30,000। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% किया तो मेरे पास उस पर सेल प्राइस आ गई। अब इसमें तरीकाकार क्या है कि मुझे ये प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि मैं 30,000 को डिवाइड कर दूंगा 110% पे। 110 पे परसेंटेज ले लें या 110 सिंपल लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू 110% है। और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10% से, तो मेरे पास ये प्रॉफिट निकल आएगा इस पे। मतलब 30,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये मेरे पास 2727 अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज स्टेप 1। सबसे पहले आपने अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि मार्कअप है या मार्जिन है, आप उसकी मदद से सिर्फ प्रॉफिट की रकम मालूम करें। और पॉइंट ये याद रखना है कि आपने टोटल सेल के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ वो जो क्लोजिंग स्टॉक वाला पोर्शन है उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ से स्टेप 2 में चले जाएं। स्टेप 2 में आप जाएंगे तो आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। पास दी जर्नल एंट्री, तो आप इसकी जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो आप कहेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री आपने अनरियलाइज प्रॉफिट से पास कर देनी है। पोस्टिंग इसके अकॉर्डिंग फिर कर लेनी है हमने, वो इंशाल्लाह एग्जाम्पल में वो पूरा करेंगे एक क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं पार्ट 2 पे चलता हूँ तो यहाँ पे अब अगेन मुझे इसी में यही काम करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए लिमिटेड सेल बाय ए लिमिटेड टू डी लिमिटेड। अब इसी चीज को हम रिवर्स कर लेते हैं, मतलब दूसरी पार्टी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल बाय बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड। अब हमारे पास मार्कअप नहीं है बल्कि मार्जिन है। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को सोल्ड की हैं 80,000 की चीजें 20% मार्जिन पे, और ईयर एंड पे इसमें से 50% चीजें जो हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं कि जनाब हमारे पास जो है वो सेल मार्जिन है, सेल्स 100%, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपके पास मतलब 20% पे आपका मार्जिन है, तो 80% पे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 80,000 का 50% है, मतलब 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 40,000 रुपए का स्टॉक है। अब प्रॉफिट इसके ऊपर जो है वो 20% मार्जिन है, तो इसका मतलब है कि सिंपल, क्योंकि ये 100% के इक्विवेलेंट है तो डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। करेंगे भी तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20% हो जाएगा। तो हम सिंपली ये काम करेंगे कि 40,000 को मल्टीप्लाइड बाय 20% कर देंगे, तो ये 8,000 उसके ऊपर आंसर आ जाएगा।
अब हम सब्सिडरी ग्रुप रिटेन अर्निंग की बजाय सब्सिडरी रिटेन अर्निंग लिखेंगे, सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट 8000। जी जनाब, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ओके, सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, सिर्फ 2 मिनट। और उसके बाद जो है ना, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जिसमें मैं जितनी ये एडजस्टमेंट आज हमने सीखी है ना, इन सारों को उसमें शामिल करते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट की ब्रेक कर लें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम मार्च 5 इसे मैं ए कर देता हूँ और इसे कर लेते हैं मार्च 5 बी कर लेते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट को लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि थोड़ा सा हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो Ctrl+C, दिस वन। इसमें से जो है ना वो डाटा मैं डिलीट करता हूँ वर्किंग्स वाला, ताकि आप लोगों को वर्किंग्स में समझ आए। 4000 रुपये की बिल आ रही थी। चलो, ऐसा है कि ये उसी वाले क्वेश्चन को मैं
यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है जनाब हमारे पास। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। इसमें कुछ एलिमेंट जो है ना वो उनको मैं बढ़ा लेता हूँ। लाइक एक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लोन टू सब्सिडरी। इनके नाम बदल लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं पी लिमिटेड, इसका नाम रख लेते हैं एस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को कर लेते हैं हम 70,000। लोन टू एस को कर लेते हैं हम 8,000। ठीक है, ये हो गए 228। अच्छा, इसके बाद हम ये काम कर लेते हैं कि इसको भी तो बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम रिटेन अर्निंग को कर लेते हैं 98,000, दिस वन। और यहाँ पे एक लिख लेते हैं हम लोग लोन फ्रॉम पी, इसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं जनाब हम 7,000। ठीक है, लोन फ्रॉम पी 7,000 आ गया, 1 12। और इसको हम कर लेते हैं 77,000। ये मेरी एस ओ एफ फीस दोनों टैली हो गई। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आ गई, एडजस्टमेंट्स में कुछ एडिशन कर लेते हैं। डाउन दिस वन, ये सारा कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम इसे दोबारा बनाना सीखें। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको दी कि पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किए हैं 70% की बजाय 60% कर लेते हैं। 60% ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2022। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 22,000 ही थी। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्यूरिंग, चलो, ड्यूरिंग 2022 P Limited sold goods to P Limited sold goods to S Limited for rupees 40,000 at 20% markup. S Limited held 30% out of these goods as closing stock at year end. एस लिमिटेड के पास जो है ना वो 30% इनमें से चीजें हैं क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग 2022 एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू पी लिमिटेड फॉर रुपीज 50,000 एट 20% margin. P Limited held 20%, 60% out of these goods as closing stock at year end. This one. उसके बाद फिर मैं आपसे कहता हूं कि impairment loss on goodwill is 10% of goodwill. 10% of goodwill है impairment loss। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा, एक चीज मुझे देख लेंगे। चलें ठीक है।
रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर दिखाएं। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब हमने इसे अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट कैसे करना है, शुरू करते हैं वन बाय वन। मैंने कहा था सबसे पहले एडजस्टमेंट से बात शुरू करनी है। तो एडजस्टमेंट से बात शुरू करनी है तो आपने 60% शेयर एक्वायर की है। 60% शेयर एक्वायर करने का मतलब ये है कि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है इसमें 60%, तो एनसीआई की इन्वेस्टमेंट है इसमें 40%, 40% इन्वेस्टमेंट है। फिर मैंने कहा कि जी इक्विजिशन डेट के ऊपर जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी इसकी सब्सिडरी की वो 20,000 रुपये थी। तो इस 20,000 के दो ट्रीटमेंट्स हमने करने हैं। सबसे पहले नंबर पे इसको गुडविल की वर्किंग में लेकर जाना है, रिटेन्ड अर्निंग के सामने लिख देने हैं 20,000। दूसरा ट्रीटमेंट हमने ये करना है कि सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग की जो वर्किंग है इसकी डेबिट साइड में इस 20,000 को लिख लेना है कि बैलेंस एट इक्विजिशन डेट 20,000। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ गया कि ड्यूरिंग द ईयर पी कंपनी ने एस कंपनी को जो है वो 40,000 रुपए के एसेट्स जो हैं वो सॉरी गुड्स जो हैं वो बेची हैं 20% मार्कअप पे। अब बात ये है कि आपने इसके ना वर्किंग में चले जाना है। इसके लिए फर्दर अब आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड बाय पी लिमिटेड टू एस लिमिटेड। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को जो चीजें बेची हैं उन पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। सेल्स में से माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें मैंने जो चीज आपके साथ शेयर की वो ये की कि ये जो चीजें बेची जा रही हैं ये 20% मार्कअप पे बेची जा रही हैं। ये 20% मार्कअप पे बेची जा रही है। मार्कअप का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल 100% है, प्रॉफिट इसके ऊपर 20% है, तो सेल्स इसके ऊपर 120% है। ठीक है, इस तरह से अब हमने इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखा ये जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। मैंने कहा था कि 40,000 रुपए की चीजें बेची हैं और उसमें से 30% चीजें अभी तक उसके पास हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस 40,000 का 30% है। तो यहाँ पे मैं इसे ले लूंगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो ये आ गया मेरे पास 12,000। अब 12,000 इज इक्वल टू 120%। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ₹120,000 को डिवाइड करूंगा 120% पे और मल्टीप्लाइड करूंगा 20% के साथ, तो इसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जी मेरे पास 12,000 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट है। हमने जर्नल एंट्री ये सीखी है कि पेरेंट कंपनी बेचेगी तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, तो 2,000 रुपए से हम ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे, दिस वन। अब जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो अब आपने इसको पोस्ट करना है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग में जाएं। इसमें ना कुछ कॉलम्स ऐड करवा, सॉरी दिस वन। अच्छा, अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग में डेबिट साइड में लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो यहाँ पे ना हम ये वाले 2,000 रुपये मेंशन कर देंगे इसमें। एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि कंसोलिडेटेड एसओएफटी में जाएंगे। कंसोलिडेटेड एसओएफटी में ये जो इन्वेंट्री वाला मतलब इसका जो लाइन आइटम है वहां पे जाकर पहले तो दोनों को सम करें ना। दोनों की इन्वेंट्री है 15,000 और 18,000, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 15,000 प्लस 18,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम 2,000 जो अनरियलाइज प्रॉफिट वाले 2,000।
ये इसके दो ट्रीटमेंट पूरे हो गए। एक दफा ग्रुप रिटेन अर्निंग में डेबिट कर दिया। देखें, अगर आपको जनरल एंट्री पास करने आती है तो फिर पोस्टिंग मुश्किल नहीं है, फिर पोस्टिंग आसान है। और दूसरी दफा इसे आपने इन्वेंट्री में क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट है कि इसने 50,000 की चीजें बेची हैं सब्सिडरी कंपनी ने 20% मार्जिन पे, और पेरेंट के पास इसमें से 60% चीजें मौजूद हैं। हम अगेन वर्किंग में जाएंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड बाय एस लिमिटेड टू टी लिमिटेड, दिस वन। अब आप हमने जो चीजें, सॉरी सब्सिडी ने जो चीजें बेची हैं वो 50,000 की बेची हैं, और 60% उसमें से बची पड़ी हैं। पहले तो इसको ठीक करते हैं ना। 100% पे सेल्स हैं, 20% प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80%। तो यहाँ पे अब चीजें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि ये 50,000 की ना, 50,000 भी नहीं है, 50,000 का 60%। यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें हम लिखेंगे ₹50,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%, तो ये आ गया 30,000। अब 30,000 का आपने डायरेक्ट 20% ले लेना। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 6,000। अब हमने ग्रुप रिटेन अर्निंग की बजाय सिंपली सब्सिडरी रिटेन अर्निंग को डेबिट करना है। सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो सब्सिडरी रिटेन अर्निंग 6,000 से डेबिट हो रही है, तो ये तो सब्सिडरी रिटेन अर्निंग तो यहाँ पे आएगी, इसके सॉरी यहाँ पे वर्किंग 3 में यहाँ पे लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो ये जनाब आपके पास 6,000 रुपये आ जाएंगे इसके, एक ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट आपने वही करना है कि कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाना है और स्टॉक में से आपने 6,000 रुपये माइनस कर देने। ये इसके दो ट्रीटमेंट जो हैं वो पूरे हो गए। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट बची है वो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की बची है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल तभी मालूम हो, हम रिकॉर्ड कर सकेंगे जब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले एसओएफपी को क्लोज करवाना होगा हमें। तो पहले एसओएफपी को क्लोज करते हैं, फिर गुडविल को इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसओएफपी को क्लोज कराएं तो सबसे पहले पीपीई है 1,10,000 और 77,000, ये हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी में ले जाएंगे। 1,10,000 प्लस 77,000। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट आइटम, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 70,000। तो इसको उठाकर हम गुडविल की वर्किंग में ले जाएंगे कि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट 70,000 है। तीसरी चीज है लोन टू एस। लोन टू एस है 8,000। अच्छा, इस तरफ देखें तो मैंने लिखा है लोन फ्रॉम पी 7,000। अब पहली बात तो ये है, यहाँ लिखें या ना लिखें नो इशू, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो तब भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और अभी फिलहाल क्योंकि आपने नया नया ये कंसेप्ट सीखा है, तो यहाँ पे लिख लें लोन टू एस। लोन टू एस है 8,000 में से 8,000 आप माइनस करा देंगे, 8,000 माइनस 8,000। और लोन फ्रॉम पी, इसमें आप 7,000 में से 7,000 माइनस करवा देंगे, ठीक है। इंटर ग्रुप लोन्स हैं, तो ये ग्रुप इंटर ग्रुप लोन्स माइनस हो गए, रिमेनिंग बचा 1,000। उसे आप कहेंगे कि ये हमारे लिए कैश इन ट्रांजिट है। तो कैश इन ट्रांजिट है 8,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे, तो 1,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट आ जाएगी, ठीक है। ये लोन के ट्रीटमेंट हो गए हमारे पास, कि हमने इंटर ग्रुप जो लोन्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्योंकि उन लोन्स की वैल्यू सेम नहीं थी तो हमने डिफरेंस को कैश इन ट्रांजिट कंसिडर कर लिया। इससे नेक्स्ट में चलें तो हमारे पास जो है वो फिर इन्वेंट्री आ गई, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। डेटर्स आ गए 12 और 20,000। यहाँ पे डेटर्स के सामने लिखेंगे 20,000 प्लस 12,000।
डेटर्स के बाद बैंक आ गया, बैंक बैंक 5 है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे बैंक को 5000 प्लस 5000। यहाँ तक बैंक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे चलें तो हमारे पास जो है वो आ गया शेयर कैपिटल। पेरेंट का शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाएगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल इज 100,000, दिस वन। लेकिन जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल होगा वो शेयर कैपिटल हम गुडविल की वर्किंग में लेकर जाएंगे यहाँ पे। तो ये गुडविल, ये यहाँ से इधर 60,000 शेयर कैपिटल हमने गुडविल की वर्किंग में मेंशन कर दिया। जो पेरेंट का शेयर प्रीमियम है 10,000, उस शेयर प्रीमियम को हमने यहाँ कंसोलिडेटेड एसओएफपी में लेकर जाना है, दिस वन। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम है ही नहीं, होता तो हम यहाँ पे ले जाते इस वर्किंग में, ठीक है। फिर पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग 98,000, ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में लेकर जानी है हमने यहाँ पे, ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में जाएगी। तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग है 98,000 और सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी के ट्री अकाउंट में जाएगी, ये है 30,000। लोन फ्रॉम पी ट्रीट हो चुका है। क्रेडिटर्स हैं 20,000 और 15,000 के, यहाँ पे लिख देंगे 20,000 और 15,000। ये जनाब हमने यहाँ तक सारी पोस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली। सिर्फ एक एडजस्टमेंट हमारी रहती है जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है, कि गुडविल को कैसे इम्पेयर करेंगे हम, उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हमारी रहती है, तो उसको ट्रीट करा लेते हैं। तो जनाब हमारे पास जो है वो वर्किंग पे चलें गुडविल की वर्किंग पे आए तो एनसीआई कैलकुलेट नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कैलकुलेट ना किया हो तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स बेसिस, हम प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सो 60% था हमारी इन्वेस्टमेंट, एनसीआई 40% है, सो हम 80,000 यहाँ से पिक कर लेंगे नेट एसेट से, ₹80,000 मल्टीप्लाइड बाई 40%, तो ये हमारे पास आ गया 32,000। तो ये 102,000 हो गया। 102,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो 22,000, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, गुडविल है। इसके ऊपर हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस है जनाब आपका एट, मैंने इसको बताया कि ये आपका 10% है, इम्पेयरमेंट लॉस है 10%। एक मिनट मुझे देखने दें, मैंने 10 ही लिखा है। ये इम्पेयरमेंट लॉस है 10%, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो 2,200 रुपये इम्पेयरमेंट लॉस है। गुडविल प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की गई है, तो इसकी जनरल सॉरी इम्पेयरमेंट एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। सो जनरल एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये जनरल एंट्री पास होगी जी। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट 2,200 और 2,200। ट्रीटमेंट ये है कि ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के डेबिट साइड में लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, और इसको यहाँ पे रिट्रीट करवा देंगे 2,200, और ये गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो गुडविल है 22,000 रुपए की, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल के सामने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में 22,000, इसमें से 2,200 माइनस कर देंगे, बाकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये जनाब हमारे गुडविल की कैलकुलेशन और इम्पेयरमेंट भी कंप्लीट हो गई।
वर्किंग 3 पे चलते हैं। वर्किंग 3 में जाएं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है F2 माइनस दिस, ये आ रहा है 4000। अब परसेंटेज इस दफा मैंने 60% की हैं और 40% की है। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, ये आंसर है 2400, और 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40% आंसर है 1600। तो सब्सिडरी रिटेन अर्निंग से ये आंसर उठाकर हमने इनके अकाउंट्स में पोस्ट कर देने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और याद ये रखना है कि जो एनसीआई का बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस हमने वर्किंग 2 में से लेकर आना है। यहाँ पे जो हमने एनसीआई कैलकुलेट किया था प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 32,000, ये इनके बैलेंसेस आ गए हैं, इनको हम उठाकर वहां पे पोस्ट कर देंगे। तो इसको सम अप कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया है जी 187,000, इसका सम है। ये हमारे पास बन गया है 22,000 माइनस 2200, 19,800, ये ज़ीरो है। ये हमारे पास हो गया है 15,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000, जो 25,000 हो गया है। ये 32,000 है। ये हमारे पास 10,000, इसका बैलेंस आ गया हमारे पास। और इसके बाद हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस उसके अकाउंट से उठा लेंगे। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है 98,400 और एनसीआई का बैलेंस है 33,600। ये ज़ीरो है और ये है आपके पास 35,000। तो ये एसओएफपी आपकी टैली नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कितने का फर्क आ रहा है जी? दिस माइनस दिस, 2200 का फर्क आ रहा है। कहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ पे डिफरेंस है F2। यस, इसमें से मैंने इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस नहीं किया। तो ये 96,200 है, ये आपकी एसओएफपी इक्वल होगी। इस तरीके से जी हम ये कंसोलिडेटेड एसओएफपीज बनाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप ऐसा कीजिएगा कि इन रूल्स को आप लोग एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपके साथ जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चन 3-4 भिजवाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग जो है वो उन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो बाकी एडजस्टमेंट इसकी रह गई हैं हम उनके डिस्कशन करेंगे।